हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर योगेश शुक्ला बायोलॉजी चैनल पे। दोपहर के बज चुके हैं 3 और ये वक्त है बायोलॉजी लाइव का। क्लास 11th के सबसे बेहतरीन टॉपिक जो आज आपसे हम डिस्कशन करने वाले हैं, इन सभी विषयों के ऊपर आज हम प्रश्न बनाएंगे। कोशिका जीवन की इकाई, बड़ा चैप्टर नीट वाले बच्चों के लिए, मतलब ये चैप्टर समझ लीजिए सर्वथा वरदान से कम नहीं है। तो इस वरदान को पूरा करने के लिए आज हम सभी बच्चों के सामने इस प्रश्न के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आज से आपसे आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि हर एक प्रश्न का जवाब आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी की हर लाइन आपकी कवर होनी चाहिए, और अगर कोई चीज छूट रही हो तो वो आज हम उसे कंप्लीट कर दें। तो एक बार स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कमेंट सेक्शन पे फटाफट रोर कर दीजिए, एक बार सभी दोस्तों को बता दीजिए कि यस सर वी गॉट इट, हमने ये लिंक प्राप्त कर ली है, ये वीडियो स्टार्ट कर ली है और अब हम तैयार हैं आज के सेशन को आगे तक ले जाने के लिए, अंत तक देखने के लिए। सबसे बड़ी बात बेटा, अगर ऐसे हजारों लाखों प्रश्न आपको चाहिए, इनकी प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, सब कुछ कंप्लीट करना है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं आरंभ 3.0। बहुत कम समय बचा है, 10 तारीख को ये बैच का जो मतलब ऑफर है वो क्लोज हो जाएगा, इसलिए इससे पहले आप इसे ज्वाइन कर लें। 13 सितंबर 2023 से ये बैच स्टार्ट हो रही है। 13 सितंबर 2024 से ये बैच स्टार्ट हो रही है, ठीक है, सॉरी 2023 से ये बैच स्टार्ट हो रही है। और इस बैच की सबसे जबरदस्त कहानी है जो नीट 2024 के लिए आपको मददगार साबित होगी। डेली स्केड्यूल्ड क्लासेस मिलेंगी, कोई टाइम की लिमिट नहीं है, आपको जब वक्त मिले तब आप पढ़ाई करेंगे। न्यू डेज नया फीचर्स आया है। नया फीचर में एक ये है भाई कि आपके डाउट आंसर इन सेकंड, आपके डाउट अब विद इन सेकंड आपके क्लियर हो जाएंगे, आप कंप्लीट कर पाएंगे अपने सभी जवाबों को। इसके अलावा यहां पर नीट पैटर्न बेस्ड टेस्ट भी आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी संपूर्ण भी आपको मिलेगा बेटा, एनसीईआरटी संपूर्ण भी आपको यहां पर मिलने वाला है। ए स्टार बैच भी मिलेगा, टॉप परफॉर्मेंस वाले जो बच्चे होंगे। आरंभ 2.0 की लाइव क्लासेस भी आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, मतलब सब कुछ मिलेगा और ये सारे टीचर्स मिलकर आपको पढ़ाएंगे। याद रखना 9,999 रुपए की बैच है, आपको मिल रही है 4,999 में। कॉल करना है 012471158250 पे और कॉमेंट सेक्शन पे गूगल फॉर्म है, उसे फिल कर दीजिए, उसके जवाब आप कर सकते हैं। चलिए जनाब, तो कमेंट सेक्शन पे एक बार जोरदार रोर होना चाहिए कि यस सर वी गॉट इट। और अब हम तैयार हैं आज के इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। हर प्रश्न के लिए 1 मिनट मिलेगा और 1 मिनट के अंदर आपको देना है सबसे ताबड़तोड़ जवाब, सबसे तेज जवाब, सबसे पहले, बाकियों से सबसे पहले अगर आप जवाब दे पाएंगे तो यह चीज आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी, सबसे बढ़िया हो जाएगा। तो आपको आज के इस प्रश्नों का सही जवाब देना है। सो रेडी गाइस, तैयार हैं आप सभी लोग? यस नो? कहां है कमेंट सेक्शन और कहां है आपके रोर? जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए। स्टार्ट है, स्टार्ट कर दें? बढ़िया, बड़े सवाल हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बेटा जी, ये है हमारा चैनल, नाम है योगेश शुक्ला बायोलॉजी। इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, पढ़ना पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ये सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मेरे लाल समझे, आपको मिलेगा, हर नोटिफिकेशन मिलेगा, आप इसे जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरे बच्चे, आपको आज का पीडीएफ कहां मिलेगा? आपको आज का पीडीएफ मिलेगा योगेश सर बायोलॉजी चैनल पे। कहां पे मिलेगा? योगेश सर बायोलॉजी चैनल पे, और योगेश शुक्ला बायोलॉजी हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप हमें यहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें यहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो रेडी गाइस, बिना देर किए हुए स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। स्टार्ट कर दे, स्टार्ट करें। रेडी स्टडी गो। पहला प्रश्न यहां से स्टार्ट हो रहा है आपके सामने, ये काउंटडाउन स्टार्ट है और ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बड़ा सवाल, ठीक है, बड़ा सवाल है बेटा, याद रखना, बड़ा सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, रुडोल्फ विर्चो, इस चैप्टर के सबसे महानतम साइंटिस्ट वैज्ञानिकों में से एक रुडोल्फ विर्चो के लिए कौन सा कथन गलत है? आप बताइए रुडोल्फ विर्चो के बारे में इनमें से कौन सी बात गलत है, कौन सी बात रुडोल्फ विर्चो साहब ने नहीं कही थी।
उन्होंने ओमनी सेल्ला ई सेल्ला का कथन दिया था, क्या यह बात सही है? उन्होंने स्लाइडन एंड स्वान की परिकल्पना को रूपांतरित करके अंतिम रूप दिया, क्या यह बात सही है? इनके अनुसार सभी कोशिकाएं पूर्व में स्थित कोशिकाओं से जन्म होती हैं, या इन्होंने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया लेकिन यह सिद्धांत बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। जब आप इन प्रश्नों को बनाएंगे ना, तो इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अगर कोई चीज नहीं पता है तो भी सारी बात पता चल जाएगी। अगर कोई बात आपको नहीं पता है तो भी सारी बात आपको पता चल जाएगी। तो इसलिए याद रखना कि रुडोल्फ विर्चो भाई साहब क्या बताया था। अरे किधर है जी कमेंट सेक्शन, और कहां हैं आपके दोस्त? शेयर करो सबको और बताओ ये चैनल, ये टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है। कोशिका जीवन की इकाई पूछेगा, नीट में बहुत बारी पूछेगा, तो आपको इसकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। बताइए सही जवाब। ओमनी सेल्ला ई सेल्ला का कथन किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। स्लाइडन एंड स्वान की परिकल्पना को रूपांतरित करके कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ओमनी सेल्ला ई सेल्ला का मतलब ही यही होता है कि सभी कोशिकाएं पूर्व में स्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। सेल, न्यू सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये तीनों कथन एक दूसरे के अनुरूप है और ये तीनों बातें रुडोल्फ विर्चो साहब ने बताई थी। रुडोल्फ विर्चो साहब ने कुछ नहीं बताया था तो वो था डी, क्योंकि कोशिका सिद्धांत स्लीडन एंड स्वान साहब ने दिया था। किसने दिया था? स्लीडन एंड स्वान साहब ने दिया था। 47% बच्चे डी कह रहे हैं और ये बात बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही जवाब यहीं जा रहा है। अब हम पहुंच रहे हैं जनाब दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, नीट में उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। तो थ्योरी तो फिर भी पढ़ा जा सकता है, आज अलग जगानी है प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्नों के माध्यम से तैयार करना है अपने आप को। यदि ये प्रश्न कर डाला तो सब कुछ कर डाला मेरे बच्चे। तो इसलिए याद रखना, प्रश्नों को बनाइए। दूसरा प्रश्न आपके सामने, कोशिका सिद्धांत को आज समझा जाता है। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी को आज हम किस रूप में जानते हैं? क्या हम ये जानते हैं कि सभी जीव कोशिका और उसके उत्पादों से बनी होती है? क्या ये बात सही है? सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से उत्पन्न होती है? क्या ये बात सही है? पादप और जंतुओं में बिल्कुल समान प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं? क्या ये बात सही है या एक से अधिक विकल्प सही है? आपको क्या लगता है कोशिका सिद्धांत के विषय में? ठीक है, जल्दी बताइए कौन सी कोशिका सिद्धांत जो है जिसके आधार पर ये कौन कौन सी बातें सही हैं, कौन कौन सी बातें गलत हैं। इसमें कोशिका सिद्धांत के विषय में कौन कौन सी बात सही है और कौन कौन सी बात गलत है? अरे जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, बोलो फटाफट। सही आंसर, सभी जीव और कोशिका और उसके उत्पादों से बने, ये बात बिल्कुल सही है। सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं, ये भी बात सही है। पादप और जंतुओं में बिल्कुल समान प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, ये बात गलत है। सी ऑप्शन गलत है, लेकिन चूंकि दो ऑप्शन सही है इसलिए आंसर लगेगा टी। एक से अधिक विकल्प सही है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ एक स्टेटमेंट सही हो जरूरी नहीं है, दो स्टेटमेंट भी सही हो सकते हैं। तो अगर तुम ऐसे में ए और बी लगाओगे तो बहानी गलत हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को बना के तुम पूरे प्रश्नों को बनाओ। जब तुम पूरे प्रश्नों को बनाओगे तब तुम्हें पता चलेगा बॉस की पूरी कहानी पढ़नी पड़ती है। किसी एक चीज को पढ़ने से कहानी नहीं बनती है, पूरी कहानी पढ़नी पड़ती है, सब कुछ रिवीजन करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न हो गया है। अब हम पहुंच रहे हैं तीसरे प्रश्न की तरफ रफ्तार से। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, बताइएगा राइबोसोम कभी भी अंतःप्रद्रवी जालिका से नहीं जुड़े होते हैं? क्या यह बात गलत है? तारक काय झिल्ली रहित होता है और सामान्यतः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या यह बात सही है या गलत है? पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में कोशिकीय गतिविधियों हेतु कोशिका द्रव एक प्रमुख स्थल होता है, क्या यह बात सही है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली रहित कोशिकांगों के साथ साथ झिल्ली युक्त कोशिकांग भी पाए जाते हैं, क्या लगता है सही जवाब गलत जवाब? सोचिए और बताइए सही जवाब है। अरे कहो यार सही जवाब इसका सबसे सटीक आंसर यहां पर बताइए कि इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा कि सही कथन का चुनाव करना। इनमें से कुछ सही गलत मालूम है तुम्हें? बी कह दिए भैया, राइबोसोम कभी अंतःप्रद्रवी जालिका में नहीं पाया जाता है, गलत बात है, वो पाया ही जाता है। तारक काय झिल्ली रहित होता है, ये बात सही है, पर पादप कोशिका में पाया जाता है, ये बात गलत है। जंतु कोशिका में पाया जाता है। आंसर लिखते भी चलना क्योंकि भाई प्रैक्टिस करना है इनकी।
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा क्लियर होगा। तो ये बात याद रखना भाई, पादप कोशिका में पाया जाता है, ये बात गलत है। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में कोशिकीय गतिविधियों हेतु कोशिका द्रव्य गतिशील होता है, ये बात सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली रहित और झिल्ली युक्त कोशिकांग कभी नहीं पाए जाते, डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो ना सिर्फ मैं प्रश्न करवा रहा हूं बल्कि कॉन्सेप्ट भी देते जा रहा हूं। इन कॉन्सेप्ट का यूज करके तुम एक बार कहानी बनाओ तो सही, नीट का पेपर दो तो सही, मजा आ जाएगा जनाब, मजा आ जाएगा। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपने सी कहा है तो सही कहा है, अगर सी नहीं कहा है तो गलत कह दिया। आशिम जी ने सही कहा है, बाकी पता नहीं बच्चे, बबीता यादव ने भी सी कहा है, रिया यादव ने भी सी कहा है, बाकी सबने गलत कह दिया है। नहीं बन रहे हैं प्रश्न, नहीं बन रही है एनसीईआरटी के नोट्स, नहीं याद हो रहा है, तो किस बात का इंतजार है? आरंभ 3.0 आपके लिए बाहें पसारे इंतजार कर रहा है। आरंभ 3.0 ज्वाइन कर लो फटाफट, अभी के अभी, इसी वक्त। ऊपर लिंक आ रहा है, सारे डाउट क्लियर करो, एनसीईआरटी को पूरा पढ़ो, रिवीजन करो, बार बार करो, जितनी बारी पढ़ सकते हो उतनी बारी पढ़ो, और पढ़ के अपना आरंभ 3.0 बैच ज्वाइन करो भाई, और अपने प्रश्नों के संख्याओं को बढ़ाओ। चौथा प्रश्न आपके सामने, आकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही आपको लग रहा है? कौन किसके आकार को सही सही बता रहा है? कौन किसके आकार को सही सही सटीक सटीक मैच कर रहा है? कौन है जी? कौन है बॉस? कौन है? सही बात बताना। ये बात सिर्फ 11th की नहीं, बात है नीट की, और नीट में आपको अच्छे नंबर तो लाने ही होंगे। तो सही जवाब बताना। प्रश्न क्रमांक चौथा, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, क्या यह बात सही है? जीवाणु 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है, क्या यह बात सही है? आरबीसी 7 माइक्रोमीटर का होता है, क्या यह बात सही है? या उपरोक्त सभी बातें सही हैं? क्या लगता है बच्चे? क्या लगता है बच्चे? जल्दी बताइए, सही कथन कौन सा होगा? आकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वीडियो को लाइक किए बिना, सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़ना मेरे बच्चे। लाइक जरूर करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कितना बड़ा स्ट्रगल है, देख रहे हो? देख रहे हो कितना बड़ा स्ट्रगल है? 1 घंटे से बाल बना रहा हूं, बल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में भाई। जल्दी से जवाब बता दो, इसीलिए कहता हूं नीट निकाल लो, डॉक्टर बना लो। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। पांचवा सवाल, कोशिकाओं की आकृति उनके आकार कार्य के अनुसार भिन्न हो सकती है, क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही? कोशिकाओं की आकृति उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकती है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। नील हरित शैवाल शुकेंद्रीय होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सामान्यतः आकार में छोटी और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में धीमी गति से गुणन करती है। 5 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है? आजकल ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, आजकल नीट में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? सही जवाब है मेरे भाई, यहां पर ये सही सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्या बनाओगे भाई? अरे बोलो सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? कितने आंसर सही हुए? जल्दी बोलो। कोशिकाओं की आकृति उसके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकती है, सही बात है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है, सही बात है। पृथक की गई सबसे लंबी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। नील हरित शैवाल सुकेंद्रीय नहीं होते, प्राक केंद्रीय होते हैं, तो यह बात गलत हो गई। और प्रोकैरियोटिक कोशिका सामान्यतः आकार में छोटी होती है, लेकिन कोशिकाओं की तुलना में धीमी नहीं, तेजी गति से रिवीजन करती हैं, तेजी गति से डिवीजन करती हैं। तो सही कथन हो जाएगा भाई। कितने कथन सही है? सत्य है 3, सत्य कथन है 3, ये कथन दोनों जो हैं वो गलत है। चौथा और पांचवा कथन गलत है, 3 कथन बिल्कुल सही है, 3 कथन बिल्कुल सही है, और ऑप्शन वही बनेगा। चलिए जनाब, 6वें प्रश्न पे आते हैं। 6वां नंबर का सवाल, जीवाणु के आकृति के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करिए कि जीवाणु की आकृति के संदर्भ में कौन सी बात इनमें से गलत लग रही है। गोल जो होगा उसको गोलाकार कहते हैं, जो विब्रियो होगा उसे हम कौमाकार कहते हैं, जो सर्पिलाकार है वो छड़ाकार है, और जो दंडाणु है वो भी छड़ाकार है। तो जीवाणु की आकृति के संदर्भ में सही और गलत को मैच करो, सही और गलत को मैच करो। कौन कथन किसके साथ सही सही मैच कर रही है, कौन सी कथन किसके साथ रॉन्ग मैच कर रही है, बताओ।
कौन सही मैच कर रहा है? सही ऑप्शन आपके हिसाब से क्या हो सकता है? गोलाणु मतलब जिसे कोकस कहते हैं वो गोलाकार होता है, सही बात है। विब्रियो जिसे कौमाकार कहते हैं। सर्पिलाकार जिसे छड़ाकार कहते हैं क्या? नहीं भैया, सर्पिलाकार मतलब जो स्पार्लम होता है वो कुंडलित होता है, छड़ाकार नहीं होता। दंडाणु यानी होता है बैसिलस, और बैसिलस छड़ाकार होता है। तो गलत कथन बनेगा सी ऑप्शन, गलत कथन बनेगा मेरे बच्चे सी ऑप्शन। बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन सही है। 7वें प्रश्न पे आता हूं अब मैं। 7वें प्रश्न में प्लाज्मिड व मीजोजोम के लिए क्या समान है? पढ़ाया गया है, वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देखकर कंप्लीट करना कि बॉस प्लाज्मिड और मीजोजोम के लिए क्या कथन सही है, क्या बात सही है और क्या बात गलत है। प्लाज्मिड और मीजोजोम दोनों न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, क्या ये बात सही है? दोनों आणविक श्वसन से संबंधित है, क्या ये बात सही है? दोनों प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, दोनों यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में नहीं पाए जाते। प्लाज्मिड जो है वो न्यूक्लियोइड से बना होता है, आणविक श्वसन से संबंधित मीजोजोम है। ये इसके बारे में सही है, ये इसके बारे में सही है। यूकैरियोटिक दोनों के बारे में सही नहीं है, लेकिन इसका जो सी वाला कथन है, सी कथन है, ये दोनों के लिए सही है। इसका जो सी वाला कथन है ये दोनों के लिए सही है। तो सबसे सटीक ऑप्शन इस प्रश्न का बनेगा कि दोनों प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। चाहे मीजोजोम हो और चाहे हो आपका प्लाज्मिड, ये दोनों के दोनों बच्चे पाए जाते हैं, ये दोनों के दोनों पाए जाते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। और दोनों के दोनों पाए जाते हैं कहां पर? ये पाए जाते हैं बच्चे प्रोकैरियोटिक में। किसमें पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक में। तो सी कथन बिल्कुल सही होगा। मीजोजोम के बारे में एक और बात, 8वां प्रश्न। इतने प्रश्न बनाओ, इतने प्रश्न बनाओ, इतने प्रश्न बनाओ, इतने प्रश्न बनाओ कि सारी चीजें कवर हो जाएं, और नीट में अगर प्रश्न आ जाए तो लगे यार बस मैंने हर चीज पढ़ी हुई थी। प्रश्न इतने बना लो, हमेशा एक ही मूल मंत्र है नीट निकालने का। थ्योरी चाहे तुम कितना भी पढ़ लो, थ्योरी चाहे तुम कितना भी पढ़ लो, जब तक तुम क्वेश्चन नहीं बनाओगे तुम्हारे प्रश्न नहीं बनेंगे, तब तक तुमसे प्रश्न नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आपको यह जवाब देना है। मीजोजोम के लिए क्या सत्य है? इसका फैलाव पुटिका, नलिका, पटलिका के रूप में होता है, क्या यह बात सही है? मीजोजोम के बारे में क्या यह बात सही है? यह कोशिका निर्माण, डीएनए के प्रतिकृतिकरण व पुत्री कोशिकाओं में वितरण में सहायता देता है, क्या यह बात सही है? ये श्वसन, स्त्रावी प्रक्रिया व जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र तथा एंजाइम की मात्रा बढ़ाने के लिए भी सहायता करता है, या उपरोक्त सभी। जिसे मीजोजोम के बारे में ना पता हो, जिसे इस दुनिया में मीजोजोम के बारे में ना पता हो, जिसके मीजोजोम की कहानी की नॉलेज ना हो, वो आज मीजोजोम के बारे में हर बात जान लेगा। वो आज मीजोजोम के बारे में हर बात जान लेगा कि मीजोजोम क्या होता है, कैसा होता है, कहां होता है, कब होता है, क्या करता है, सब कुछ पूछा जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। बताओ, इसका फैलाव पुटिका, नलिका, पटलिका के रूप में होता है, यह बात बिल्कुल सही है। यह कोशिका निर्माण, डीएनए की प्रतिकृतिकरण, पुत्री कोशिकाओं के वितरण में सहायता करता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। और यह श्वसन, स्त्रावी प्रक्रिया, जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र तथा एंजाइम की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। आंसर होगा डी। तो अगर आप में से कोई इंसान अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी अगर ये प्रश्न बना रहा है तो उसे इस चैप्टर की हर जानकारी हो जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर की जानकारी हो जाएगी। तो यहां पर ये बात याद रखना, इसके हिसाब से चीजें याद रखना, इसको याद में लिखो, इसको कंप्लीट करो, इसको पढ़ो। यह फैलाव पुटिका, नलिका, पटलिका के रूप में होता है। ये 3 बातें मीजोजोम के बारे में, सारी बातें कंप्लीट हो गई। क्या कहते हो? जल्दी बताओ, जल्दी बोले। यहां पर कहानी क्लियर है? ये पूरा पॉइंट 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 9वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित शैवाल, कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नील हरित शैवाल कोशिका द्रव्य में, झिल्ली में फैलाव क्रोमेटोफोर होते हैं। नील हरित शैवाल में क्या क्रोमेटोफोर होता है? क्रोमेटोफोर प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। ए बी दोनों कथन सही है, या प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? आपको क्या लगता है? कुछ प्रोकैरियोट्स के बारे में पूछा जा रहा है, कुछ प्रोकैरियोट्स के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे कि नील हरित शैवाल, जो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। अब इन ब्लू ग्रीन एल्गी में जो झिल्ली में फैलाव क्रोमेटोफोर होता है, प्रकाश संश्लेषण में संबंधित होता है क्रोमेटोफोर,
या फिर ए और बी दोनों होता है, या फिर प्रकाश संश्लेषण हो सकता है? क्या बोलते हो? सही आंसर फटाफट जल्दी 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 बताइए, यहां पर यह पॉइंट क्या हो सकता है? सटीक ऑप्शन, इनमें से सबसे सही जवाब क्या हो सकता है? आपके हिसाब से क्या आंसर बनेगा? जल्दी 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 आंसर, ए बी सी और डी, क्या आंसर बिल्कुल सही है? क्या आंसर बिल्कुल सही है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? आंसर बनेगा बेटा सी, ए और बी दोनों कथन सही है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे। कोशिका द्रव में झिल्ली फैलाव क्रोमेटोफोर होते हैं, क्रोमेटोफोर प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होते हैं। ए और बी दोनों कथन सही है। 9 प्रश्न, 10वां प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है। 10वां प्रश्न, जवाब दीजिएगा। प्लाज्मिड के लिए कौन सा कथन सत्य है? प्लाज्मिड नाम तो सुना होगा, प्लाज्मिड नाम तो सुना होगा, ये इसके लिए कौन सा कथन सत्य है? ये केंद्रकाय न्यूक्लियोइड से बहुत छोटे होते हैं। क्या ये बात सही है? ये संबंधित जीवाणु के लिए अद्वितीय रक्षक के रूप में प्रदान करते हैं। ये बंद गोलाकार द्विरज्जुकी डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, या उपरोक्त सभी? प्लाज्मिड के लिए कौन सा कथन आपके हिसाब से सही है? प्लाज्मिड के बारे में कौन सी बात बिल्कुल सही है? प्लाज्मिड के बारे में आप में से इनमें से कितनी बात सही है बताइए? ये केंद्रकाय न्यूक्लियोइड से छोटे होते हैं, हां जी होते हैं। जीवाणु के लिए अद्वितीय लक्षण प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और द्विरज्जुकी डीएनए भी होता है। अब आप कहोगे अद्वितीय लक्षण क्या है बॉस? किसमें प्रतिरोधकता होनी चाहिए, किसमें क्या होना चाहिए, ये सारी चीज जो है आपको यहां पर लिखा होगा। ये सारी चीज यहां पर लिखी होंगी, सारी चीज यहां पर पड़ी होंगी। तो ये बात याद रखना, डी आंसर यहां पर उपरोक्त सभी है कि जो आपका प्लाज्मिड है वो आपको सुरक्षा देता है, जो आपका प्लाज्मिड है वो आपको लक्षण देता है, जो आपका प्लाज्मिड है वो आपकी कहानियां कंप्लीट करता है। तो इसलिए याद रखना ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इस हिसाब से डी आंसर बनेगा। बताओ 10 में से कितने प्रश्न सही हुए जी? आपके पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? जल्दी बताओ 10 में से कितने प्रश्न सही हुए? पूछ दिया, मान लो नीट में सवाल तो बन जाएगा। कंप्लीट हुआ, कुछ समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए क्या आंसर सही होगा? क्या आंसर बिल्कुल सही होगा? इस प्रश्न का सही जवाब कितने बने आपसे? 10 में से कितने प्रश्न सही हुए? जल्दी जल्दी 10 में से आपने कितने प्रश्न सही कर लिए? 9, क्या बात है। 8 7 6 4 5 4 3 2, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जितने भी प्रश्न बने बहुत बढ़िया बने, बनने ही चाहिए। और अगर नहीं बन रहे हैं तो तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, साथ ही साथ में थ्योरी भी कवर होता चला जा रहा है, साथ ही साथ में सारी थ्योरी भी कवर होती चली जा रही है। तो बस आप इनको पढ़ के कंप्लीट कर लो एक बार कि हां जी इतनी चीज होनी थी, ये हो गई। अब 11वां प्रश्न, जीवाणु के कशाब का सबसे लंबा भाग कौन होता है? जीवाणु के कशाब में 3-4 भाग होते हैं। एक होता है फिलामेंट, एक होता है हुक, एक होता है आधारीय काय। सबसे लंबा भाग कौन सा है? जीवाणु के फ्लैजिला का सबसे लंबा भाग, जीवाणु के फ्लैजिला का सबसे लंबा भाग, जीवाणु के फ्लैजिला का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? जल्दी बताइए। सबसे लंबा भाग हुक, आधारिक काय, तंतु, पिलाई। क्या कहती है पब्लिक? सी आंसर तंतु। फिलामेंट सही जवाब है, सही जवाब है। फिलामेंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक प्रश्न और, अगर आपके ये प्रश्न नहीं बन रहे हैं, आपको कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है, आपको पढ़ने में आ रही है समस्या, तो आपके सामने है मेरे बच्चे ये बैच जिसका नाम है आरंभ 3.0। मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं बेटा, आप लोगों को बहुत सारा लग रहा होगा हम बैच लेकर आते हैं, बैच करते हैं, बार बार बैच की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं, आप शायद पढ़ने वालों में से नहीं है, आपकी लाइफ में नो स्टडी नो कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, इसलिए आपको ये कष्ट लगता होगा। पर ये कभी एक बच्चे से पूछ के देखना कि अगर वो कोई जनवरी की कोई बैच हमें, मैं तो एक बैच लॉन्च करके छोड़ दूं, जनवरी में एक बैच लॉन्च करूं, पैक कर दूं, पर अगर वो बच्चे को जुलाई में बैच चाहिए तो जुलाई में जब वो पुरानी बैच को ज्वाइन करेगा तो 4 महीने का बैकलॉग वो कैसे कवर करेगा, उससे पूछ के देखना। तो बॉस तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया बात है कि हर महीने हमारे पास एक नई फ्रेश बैच है। हमारे टीचर्स इतना पोटेंशियल लगाते हैं कि बच्चा आखिरी महीने में भी हमें ज्वाइन कर जाए ना, तो हम तुम्हारे लिए एक स्पेशल अलग सेपरेट बैच रखे हुए हैं ताकि तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो आपके लिए ये पॉइंट है, आपके लिए पॉइंट है। और जो भी बच्चे यहां पर, जैसे एक बच्चा कह रहा है आरंभ 2.0 का अचार डाल, तुम डाल लो, तुम डाल ही लो, और तुम्हारा खुद का भी अचार ही बनने वाला है मेरी जान।
समझ रहे हो? एकदम क्लियर रख लो, क्योंकि जो चीज आदमी को आपके अपने टीचर्स की, आपको अपने कंटेंट की, आपको अपने बैचेस की और उसके एफर्ट्स की वैल्यू नहीं है ना, तुम अभी क्या है ये और यूट्यूब की क्लासेस हैं, तो यूट्यूब की क्लासेस में तुमको लग रहा है एक आदमी खड़ा है जो बिचौलिया है, समझ रहे हो? जब तुम इसी टीचर से पढ़ने के लिए लाख लाख रुपए, 1.5 2 लाख रुपए पे करोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये वैल्यू क्या होती है। आज हम तुम्हें फ्री में यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, हम तुम्हें 5-6 हजार में ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें लगता है कि हम तो ऐसे ही हैं। तो ये होता है, वैल्यू एक समय के बाद आती है, एक उम्र के बाद आती है। आज तुम्हारे पास में है क्या? तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं, मोबाइल में फ्री डेटा भगवान ने दे रखा है, सस्ता डेटा है, सस्ता सा मोबाइल है, बाप बाप की मजबूरी के ऊपर फायदा उठाया जा रहा है और मारे पड़े हैं मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। पढ़ना लिखना किसको है? पढ़ना लिखना किसको है? और कल फेल भी हो गए तो हो गया, कहीं पंचर बना लेंगे, कहीं आलू की दुकान खोल लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे। क्या रखा है जीवन में कि माँ बाप की गरीबी को हटाना है? क्या रखा है जीवन में कि हम माँ बाप में के सपनों को पूरा करना है? कौन जीता है माँ बाप के लिए? कौन करता है टीचर्स की रिस्पेक्ट? कौन करता है सिर्फ क्लास में पढ़ाई? हम तो मस्खरी करने के लिए पैदा हुए हैं, हम तो बकैती करने के लिए पैदा हुए हैं, तो करो। लेकिन अगर आप में से कोई एक बच्चा भी है जिसे पढ़ाई करने की जरूरत है, बेटा आपको क्वेश्चन करवा के आपको ये पर्सनली फील करवा रहा हूं मैं कि बेटा अगर जरूरत है, आवश्यकता है पढ़ाई की, तो पढ़ाई पे लगाया हुआ जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो जीवन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। 10,000 का फोन ले सकते हो, कभी नहीं सोचता इंसान। गाड़ी खरीद सकता है, कभी नहीं सोचता इंसान। बालों पे, शरीर पे, कपड़ों पे किया हुआ खर्च हमेशा बर्बाद ही होगा, वो कमता ही चला जाएगा। पर शिक्षा पे लगाया हुआ धन हमेशा तुम्हें 20 गुना 25 गुना ज्यादा ही दिलाएगा। तो अगर आपको जरूरत है, अगर आपकी आवश्यकता है नीट 2024, अगर आपकी जरूरत है कि आपको सफलता लानी है, तो बॉस आपको ये चीज करनी होगी। आरंभ 3.0 ज्वाइन करना पड़ेगा। ये चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये तुम्हारी मजबूरी है, मेरी नहीं। करना है कर सकते हो, नहीं जरूरत है, नहीं टीचर्स का समझ में आ रहा तो मत करो। तुम मुझसे पढ़ते हो, तुम्हें मेरे कंटेंट समझ में आते हैं, तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आती है, अगर आती है तो ये बैच तुम्हारे लिए है। डेली स्केड्यूल्ड क्लासेस है, न्यू डेज नया फीचर है, हर डाउट सॉल्व होगा सेकंड्स में, नीट पैटर्न बेस्ड टेस्ट आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी संपूर्ण मिलेगा। इसके अलावा ए स्टार टॉप बैच में मिलेगी जो टॉप परफॉर्मर होंगे। इसके अलावा आरंभ 2.0 की लाइव क्लासेस में मिलेगी, सारे टीचर्स मिलकर पढ़ाएंगे 4,999 में। गूगल फॉर्म फिल कर लो और आपको ये बैच मिल जाएगी। तो बैच ज्वाइन करने के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12। 12वां प्रश्न है, ठीक है। 12वां प्रश्न आपके सामने है कि जीवाणु कोशिका के आवरण में दृढ़ता पूर्वक बंधी 3 परत स्तर पाई जाती हैं जो बाहर से अंदर की तरफ क्या होती है? जीवाणु कोशिका बैक्टीरिया में बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ में जो परत आती है, वो बाहर से अंदर की तरफ जो परत आती है उसका नाम बताओ। क्या सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है, फिर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फिर कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली होती है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, कोशिका भित्ति होती है। ग्लाइकोकैलिक्स होता है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति होती है, या ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। क्या लगता है सही जवाब आपके हिसाब से क्या हो सकता है? यहां पर कोशिका झिल्ली होगा। बताओ सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या हो सकता है कि जीवाणु कोशिका के बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ कौन कौन होता है? बाहर से अंदर की तरफ लोग कह रहे हैं कोशिका भित्ति, फिर ग्लाइकोकैलिक्स, गलत जवाब है। कोशिका झिल्ली, ग्लाइकोकैलिक्स, गलत जवाब है। ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और उसके अंदर होता है आपका कोशिका झिल्ली। सी आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। इस प्रश्न का सी आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा, सी आंसर बनेगा, ठीक है। सी आंसर बिल्कुल सही है, समझ रहे मेरी बात? ये सही सराब आंसर यहां पर बनेगा। 13वां प्रश्न आपके सामने बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, सही जवाब बताना। प्रोकैरियोटिक जीवों में राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक जीवों में राइबोसोम क्या करता है? कोशिका की कोशिका झिल्ली से जुड़े होते हैं। इसका आकार 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। इसमें 2 उप इकाइयां 50 और 30 उपस्थित होती हैं, या सभी कथन सत्य है? आप मुझे बताओ। प्रोकैरियोटिक जीवों में, प्रोकैरियोटिक जीवों में सही आंसर बताना, राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक जीवों में राइबोसोम कैसा होता है? कोशिका की कोशिका झिल्ली से जुड़े रहते हैं, या इसका आकार 15 से 20 नैनोमीटर का होता है।
इनमें 2 उप इकाइयां होती हैं, 50 से 30 उपस्थित होती हैं, या सभी कथन सत्य हैं? आप बताओ इनमें से क्या कथन सही होगा? सही कथन क्या होगा? सही जवाब बताओ, क्या कथन होगा इनमें से? जल्दी बोलिए, सही कथन क्या होगा? प्रोकैरियोटिक जीवों में राइबोसोम कोशिका की कोशिका भित्ति से जुड़े होते हैं, लगभग बात सही है, 15 से 20 नैनोमीटर का भी होता है, और 2 उप इकाइयां जो होती हैं 50 से 30 उपस्थित होती हैं। यह बात बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न सही जवाब है। आते हैं 14वें सवाल पे। 14वां सवाल, 14th नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। जवाब दीजिए आप मेरा और बताइए सही आंसर क्या होगा कि प्रोकैरियोट्स में निम्नलिखित में से कौन सा झिल्ली आबद्ध नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा कौन सा अंगक है जो झिल्ली आबद्ध, जिसके ऊपर बिल्कुल आवरण ढका नहीं होता है, जिसके ऊपर बिल्कुल भी आवरण ढका हुआ नहीं होता है? बताइए मुझे। आवरण ढका, साइनोफाइशियन की कणिकाएं, क्या उसके ऊपर आवरण ढका नहीं होता? ग्लाइकोजन की कणिकाएं, क्या उसके ऊपर आवरण ढका नहीं होता? नीले, हरे, बैगनी, हरे प्रकाश के जीवाणुओं में मिलने वाली गैस रिक्तिका, गैस वैक्यूल, क्या इनमें आवरण ढका नहीं होता? या उपरोक्त सभी? क्या कहती है पब्लिक इस प्रश्न के बारे में कि सही कथन कौन सा होगा? किसमें आवरण ढका हुआ नहीं होता? इनमें से किसमें आवरण ढका हुआ नहीं होता? डी कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसी कोई संरचना नहीं है जिसके ऊपर कोई आवरण ढका हुआ हो। झिल्लीबद्ध कोशिकांग इनके पास बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग इनके पास बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, और यह बात बिल्कुल सही है कि उपरोक्त सभी आंसर बिल्कुल सही बनेगा। 15वां सवाल आपके सामने, 15th नंबर का प्रश्न। पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम प्रदर्शित करते हैं। आपने नाम सुना होगा पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम का, जिसमें एमआरएनए के साथ हम राइबोसोम को जोड़ देते हैं, उन्हें हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। आप मुझे बताओ उसके बारे में कौन सी बात सही है? सूक्ष्मकाय जैसे ग्लाइऑक्सीजोम को हम पॉलीजोम कहते हैं, राइबोसोम और एसएनआरएनए को कहते हैं। आरआरएनए का समूह है पॉलीराइबोसोम। बहुत सारे राइबोसोम के साथ एमआरएनए को जोड़ दिया जाएगा तो उसे पॉलीराइबोसोम कहा जाएगा। किसको पॉलीराइबोसोम कहेंगे जी हम? जल्दी बताइए कौन सी बात बिल्कुल सही है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि पॉलीराइबोसोम मतलब क्या? पॉलीराइबोसोम का मतलब होता है राइबोसोम के साथ एक एमआरएनए से जुड़ के अगर जो श्रृंखला बनेगी, राइबोसोम के साथ राइबोसोम बहुत सारे होंगे, एमआरएनए एक होगा, जो श्रृंखला बनेगी उसे अपन पॉलीराइबोसोम कहते हैं। 16वां प्रश्न आपके सामने है, 16th नंबर का प्रश्न। कोशिका झिल्ली में आंशिक और पूर्ण रूप से धसी प्रोटीन के लिए कौन सा कथन सत्य है? अगर कोशिका झिल्ली है, अगर कोशिका झिल्ली है में आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से धसी प्रोटीन के लिए कौन सा बात सत्य है? आपने कोशिका झिल्ली पढ़ी है, उसमें पूरी तरह से धसा हुआ प्रोटीन भी है और आंशिक रूप से धसा हुआ प्रोटीन भी है। तो आरबीसी में पाए जाने वाली स्पेक्ट्रम प्रोटीन इसी का उदाहरण है। यह आसानी से अलग नहीं की जा सकती, यह आसानी से अलग की जा सकती है। प्रोटीन कुल झिल्ली प्रोटीन का केवल 30% भाग होता है। बताओ मुझे, कोशिका झिल्ली में आंशिक और पूर्ण रूप से धसी हुई है। आपको पता है भाई कि जो प्रोटीन होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। जो सबसे आसानी से निकाला जा सके वो परिधीय प्रोटीन है, और जो मुश्किल से निकाला जाता है उसे अपन कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, धसा हुआ प्रोटीन। तो जो धसा हुआ प्रोटीन है वो आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। जो धसा हुआ प्रोटीन है वो आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए आसानी से अलग नहीं की जा सकती। यही बात है आपके पूर्ण रूप से धसे हुए भाग में। क्वेश्चन नंबर 16 सही जवाब है, सही जवाब है, सही आंसर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल बनता है। जनाब आते हैं 17वें प्रश्न पे, 17th नंबर का प्रश्न है। कोशिका झिल्ली के संदर्भ में सही कथन का चयन कर दो। एक कोशिका झिल्ली है, उसके संदर्भ में सही कथन का चयन कर दो कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। लिपिड झिल्ली में व्यवस्थित होते हैं जिसका ध्रुवीय सिरा अंदर की ओर तथा अध्रुवीय सिरा बाहर की ओर होता है। क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है कि जो कोशिका झिल्ली के संदर्भ में सही कथन यह है कि लिपिड झिल्ली में व्यवस्थित होते हैं जिसका ध्रुवीय सिरा अंदर की ओर और अध्रुवीय सिरा बाहर की ओर होता है? अच्छा, झिल्ली में पाई जाने वाली लिपिड का मुख्य घटक फॉस्फोग्लिसराइड है। अच्छा,
मनुष्य की आरबीसी में 40% प्रोटीन 52% लिपिड होता है, क्या ये बात सही है? या निम्नलिखित कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात लगभग समान होता है? सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। आप मुझे बता दो सही कथन कौन सा है। अरे बोलो भाई, कौन सा कथन इनमें से सबसे सही है? और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। सब्सक्राइब करना, यहां पर पॉइंट याद रखना है, ठीक है? जल्दी जल्दी बताइएगा। ये पॉइंट पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चों को पेड कोर्स में पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चों को डाउट मतलब ये क्लासेस में भी पढ़ाया है। जो भी है सेशंस आपको मिल भी रहे होंगे, और अगर आप पढ़ रहे हैं इनको तो आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत भी उतनी नहीं पड़ेगी। आप बस प्रश्नों को देखते रहिए, इन प्रश्नों के आधार पर आपके सारे कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो बोलो बॉस। तो लिपिड की व्यवस्था झिल्ली में जिनका ध्रुवीय सिरा शीर्ष अंदर की ओर और अध्रुवीय सिरा जो है वो बाहर की ओर होता है, ये बात गलत हो गई। झिल्ली में पाई जाने वाली लिपिड का मुख्य घटक फॉस्फोग्लिसराइड है। मुख्य घटक जो है फॉस्फोग्लिसराइड होता है, ठीक है, फॉस्फोग्लिसराइड हो सकता है। आरबीसी की घटक 40% प्रोटीन नहीं, 40% लिपिड और 52% प्रोटीन होता है, यह बात भी गलत है। और विभिन्न कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात लगभग समान होता है, यह बात भी लगभग गलत है, थोड़ा बहुत अनुपात बदलता रहता है। फॉस्फोग्लिसराइड, यह बात बिल्कुल सही है। फॉस्फोग्लिसराइड, यह बात फॉस्फोलिपिड, सॉरी लिपिड का फॉस्फोग्लिसराइड नहीं होगा भाई, फॉस्फोलिपिड होगा, फॉस्फोग्लिसराइड नहीं फॉस्फोलिपिड होगा, तो ये भी बात गलत है। प्रोटीन और लिपिड का अनुपात लगभग समान होता है अगर माना जाएगा, फॉस्फोलिपिड होता है झिल्ली में, ग्लिसराइड नहीं बोला जा सकता, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। आई थिंक सादा सही आंसर जो है डी वाला बनेगा, ज्यादा सही आंसर डी वाला बनेगा, क्योंकि वो फॉस्फोग्लिसराइड है, लिपिड नहीं। तो आंसर मेरे हिसाब से ये वाला बनेगा कि ठीक है भाई, अलग अलग कोशिका है लेकिन फिर भी उनकी अगर जो केमिकल है वो लगभग समान है, अनुपात लगभग समान रहेगा। ज्यादा आंसर जो है वो डी आंसर बिल्कुल सही बनेगा। बी एक बार देखना, फॉस्फोग्लिसराइड नहीं कह सकते उसको, फॉस्फोलिपिड कहते हैं उसको, है ना। मुख्य घटक क्या होता है बच्चे? फॉस्फोलिपिड। तो ये बात भी गलत ही है, ये तो गलत है ही, ये भी गलत ही है। 40% प्रोटीन नहीं होता, 40% लिपिड होता है उसके पास में, और 52% प्रोटीन होता है, तो ये बात भी गलत हो गई। तो जब ये तीनों गलत है तो कुछ हद तक आंसर डी ही कुछ बनता है कि हाँ ये थोड़ा बहुत सही हो सकता है, ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही बन सकता है। चलिए 18वें प्रश्न की तरफ में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वें सवाल की तरफ में आते हैं। कौन है जो अर्धतरीय प्रकृति के कारण प्लाज्मा झिल्ली के संपूर्ण द्विस्तरों के भीतर प्रोटीन कैसी गति करते हैं? आप मुझे बताओ कि किसके कारण? फॉस्फोलिपिड होगा, हाँ फॉस्फोलिपिड होता है वहां पर। बताना इसमें से सही जवाब आंसर क्या होगा। अर्धतरली प्रकृति, किसकी अर्धतरल प्रकृति है? लिपिड की प्रकृति जो होते कारण प्लाज्मा झिल्ली के संपूर्ण द्विस्तरों के भीतर क्या फ्लिप फ्लॉप या पार्श्वी गति करते हैं? कौन सी गति करते होंगे? क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। 20 प्रश्न हम बनाएंगे आज, जल्दी 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 जवाब बताइए। या सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना होता है, फॉस्फोग्लिसराइड का नहीं। बिल्कुल सही जवाब है, इसका सही कथन बता दो भाई। लिपिड की बनी होती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और दूसरी बात आती है कि प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर लेते हैं, सी आंसर है। इधर पकड़ा हुआ इधर मूवमेंट कर जाएंगे, इधर 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 ऐसा मूवमेंट करते रहते हैं, तो आंसर बनेगा इसका सी आंसर सही है। 19वें सवाल पे पहुंचते बेटा, देखते हैं 19वें सवाल का सही जवाब कितने बच्चे दे रहे हैं। 19वां सवाल सोच समझ के जवाब देना। निम्नलिखित में से कौन सा सहज विसरण और सक्रिय परिवहन के लिए समान है? निम्नलिखित में से विसरण के लिए और सक्रिय परिवहन के लिए दोनों में से सही कथन किसके क्या है? दोनों के लिए सही कथन क्या हो सकता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है विसरण में और परिवहन में। सहज प्रवणता जो होती है कि अनुरूप होता है, यह बात सही है। सांद्रण प्रवणता के विपरीत होता है क्या? यह बात सही है। वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यह बात सही है। सहज विसरण का मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सक्रिय परिवहन, ये दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। अब आप मुझे बताओ कि दोनों के लिए सही कथन कौन सा हो सकता है? दोनों के लिए सही कथन कौन सा हो सकता है? अगर मैं दोनों को मिलाकर पढ़ना चाहूं कि दोनों के पास कौन सा कथन है, तब आप इनमें से कौन से कथन को सही स्टेटमेंट कहेंगे कि इनमें से कौन सी बात सही हो गई और कौन सी बात गलत हो गई? क्या कहते हो बॉस?
फैसिलिटेटेड में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ये बात तो गलत है। सांद्रण प्रवणता के अनुरूप ये चलता है, ये उसके विपरीत चलता है। सांद्रण प्रवणता के विपरीत ये चलता है, वो उसके अनुरूप चलता है। वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है दोनों में, और डी आंसर सही है। दोनों में वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, दोनों में वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सही आंसर बनेगा डी, सही आंसर बनेगा डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही जवाब बनेगा बेटा जी डी। समझ रहे बात को? डी आंसर बिल्कुल सही है। 19वें प्रश्न का सही जवाब ये बनेगा। और एक आखिरी प्रश्न करते हैं, आज का 20वां प्रश्न आपके सामने है। सही कथन का चयन कीजिए। आप इनमें से बताइए कौन सा कथन सही है। आवेशित अणु लिपिड विशेष वाहक या पंप द्वारा द्विस्तर से गुजर सकते हैं। जो आवेशित अणु हैं, जो चार्जेबल पार्टिकल हैं, वो लिपिड से गुजर जाते हैं। पानी, यूरिया तथा ग्लिसरॉल बिना किसी वाहक के लिपिड द्विस्तर से गुजर सकते हैं। ए और बी दोनों सक्रिय प्रवाह का परिवहन एक डाउनहिल परिवहन है। आपको क्या लगता है? देखो, डी आंसर तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सक्रिय परिवहन अपहिल ट्रांसपोर्ट है, नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। आवेशित अणु लिपिड के विशेष वाहक पंप द्वारा द्विस्तर से गुजर सकते हैं। पानी, यूरिया, ग्लिसरॉल बिना किसी वाहक के लिपिड से गुजर सकते हैं। आंसर बनेगा सी, और सी परफेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। सी आंसर बिल्कुल सही है। तो अगर आज इन 20 प्रश्नों में आपने मैक्सिमम प्रश्न सही दिए हैं, तो मतलब नीट का तैयारी आपका बढ़िया चल रहा है। और अगर अभी भी आपको इन प्रश्नों में बड़ी दिक्कत हो रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो बेटा आपके लिए ही तो हमने आरंभ 3.0 लेकर आया है। आप ही हो जिसके लिए हम आरंभ 3.0 लेकर आए हैं। आरंभ 3.0 सबसे बेहतरीन बैच, ये बैच बेटा जिसमें स्केड्यूल्ड क्लासेस भी मिलेंगी। 13 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है। आपको न्यू डेज, डेली आंसर इन सेकंड, आपको डाउट आंसर इन सेकंड तुरंत मिलेगा आपको। इसके अलावा नीट पैटर्न बेस्ड टेस्ट आपको मिलेगा, एनसीईआरटी संपूर्ण आपको मिलेगा, ए स्टार बैच भी मिलेगी जो टॉप परफॉर्मर होंगे उनके लिए। आरंभ 2.0 बैच की लाइव सेशन भी आपको मिलेंगी। सब चीज मिलेंगे बेटा, ये याद रखना। और ये सारे टीचर्स मिलकर आपको पढ़ाएंगे। और ये 10 तारीख को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। 4,999 रुपए की ये बैच है। 0124715825 पे कॉल करो और खुद को रजिस्टर कर लो। थैंक यू सो मच। कितने प्रश्न सही हुए आप मुझे जरूर बताना, कमेंट सेक्शन पे बताना। वीडियो आज की कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और ऐसे ही नीट के अनगिनत प्रश्नों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। टेलीग्राम में फॉलो भी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है? क्योंकि वापस आपको तो यही है आना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।